नमस्कार, परभणी न्यूजमध्ये आपलं स्वागत करतो. मी दिलीप बनकर. पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी. परभणीत भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश परभणी जिल्हा ओबीसी मेळावा शहरात संपन्न. परभणी शहरातील आकाशवाणी केंद्राजवळ असलेल्या कल्याण नगर येथे इंडियन मेडिकल असोसिएशन सभागृहामध्ये ओबीसी मेळावा घेण्यात आला. या मेळाव्यासाठी ओबीसी मोर्चाचे प्रदेश अध्यक्ष संजयजी गीते यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यांच्या उपस्थितीत हा मेळावा घेण्यात आला. या मेळाव्याचे आयोजक प्रदेश सचिव अब्दुल खालिद रशीद हे होते. तर या मेळाव्यासाठी ज्येष्ठ नेते विजयराव वरपुडकर, उद्योग आघाडी प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद वाकोडकर, भाजपा परभणी शहर महानगराध्यक्ष राजेश भैया देशमुख, महामंत्री ओबीसी मोर्चाचे शरद पाटील, उपाध्यक्ष तथा मराठवाडा प्रभारी प्रदीप तांदळे, शशिकांत वडकुते, प्रदेश उपाध्यक्ष तथा परभणी ग्रामीण प्रभारी प्रदेश सचिव शालिनीताई बुंदे, सीमाताई धुमाळ, रोहितजी राऊत, अनंत बनसोडे, भालचंद्र गोरे, उद्धव गौरे, दिलीप पाटील, चंदन शेळके, मोहन कुलकर्णी, कमलताई अग्रवाल, नशीर खान, जमील कुरेशी, कमल किशोर अग्रवाल यांची उपस्थिती होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या विकास कामाचा आढावा या ओबीसी मेळाव्यात घेण्यात आला. भाजपा भाईचारा जपत भारतीय जनता पार्टी काम करते असेही यावेळी सांगण्यात आले. या ओबीसी मेळाव्यासाठी मुस्लिम महिलांची लक्षणीय उपस्थिती होती. परभणी न्यूजच्या वतीने घेतलेला हा वृत्तांत. ही जातीपातीच्या कामात वेगळं काम करते, पण तसं नाहीये. मी एक साधी महिला काम करत असताना माझं काम पार्टीने बघितलं आणि आज मेन बॉडीमध्ये पार्टीमध्ये मला राज्याचं सचिव केलं. मी नशीबवान आहे. ओबीसी मधून मी चांगलं काम केलं म्हणून आज पार्टीने मला हे दायित्व दिलं. त्यामुळं मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की आज जरी भाऊ तुमच्या समाजाचे असेल तरी आमचे ते भाऊ आहे. कारण आम्ही पार्टीमध्ये सगळं कुटुंब म्हणून एकत्र राहतो. आम्ही जातपात मानत नाही. आमचं एवढंच म्हणणं आहे की आपण ज्या जातीतून जन्माला आलो त्या जातीसाठी काही केलं पाहिजे. कारण शेवटी आपण आपल्या घरात जातो तेव्हा आपला परिवार आपल्याकडे लक्ष ठेवत असतो की आपल्यासाठी आपला माणूस काय देईल. त्यामुळं भाऊनी एक काम करावं. आपल्या समाजातील जेवढ्या गरीब कुटुंब असतील त्यांच्यासाठी वेगवेगळ्या योजना आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी योजना आहे, विधवा बहिणीसाठी योजना आहे, विधवा बहिणीच्या मुलासाठी मोफत शिक्षणाची योजना आहे. आपल्याला बसचं तिकीट तर आता बघितलं तुम्ही, तिथं कोणत्या जातीच्या कोणत्या समाजाच्या किती वयाच्या विचारत नाही. आज आपल्याला बसचं सुद्धा अर्ध तिकीट आहे. आणि मोदीजींनी तर सगळ्यांना अभिमान वाटेल असं एक काम केलंय की ज्या 70 वर्षात कोणत्याही सरकारनं बघितलं नाही की माझ्या महिलांच्या नावावर घर असलं पाहिजे. मोदीजींनी आता जे घर देणं लावलं ते सुद्धा महिलाच्या नावावर घर देणं लावलं, महिलांचा सन्मान करणं लावला. सिलेंडरचे पैसे असतील जे त्यांना मोफत काही सामानासाठी द्यायचे होते पैसे, ते सुद्धा तुमच्या खात्यात जमा झाले. तिथल्या कुठल्याही एजंटला 1 रुपया खाता आला नाही आणि तिथल्या साहेबाला पण सांगता आलं नाही की उद्या या का परवा या. एकदा तुम्हाला तिथून पैसे टाकले की तुमच्या पूर्ण देशामधल्या सगळ्या गरीब लोकांना ते पैसे मिळत होते. आणि आता तर तुम्हाला धान्य सुद्धा मोफत देतात. मुलींसाठी बेटी बचाओ बेटी पढाओ ही योजना आणली. वेगवेगळे विमा आणले. आपण बघत होतो साधी जलसे के सदर माननीय संजय जी गाते साहब, मेरे गुरु वाकोडकर साहब, तो उसके लिए सिर्फ आपको बीजेपी के साथ रहना है, दूसरा कोई वजह नहीं. क्या कहते हैं? कहते हैं ओबीसी के बारे में हमारे फडणवीस साहब बोलते हैं, जिसके साथ ओबीसी का साथ, जो ओबीसी का साथ करेगा वो ये देश पे राज करेगा. आपलं उघडत नव्हतं पण मोदीजींनी बघितलं. माझ्या गरिबांना मला द्यायचं असेल, त्यांच्या ताटात घास टाकायचा असेल तर तो मी दिलेला पूर्ण उसका लाभ उन तक के पहुंचाए और उनको विकास के प्रवाह में लाए. इसका दायित्व जिम्मा दिया है. ऐसे हमारे भाई तथा प्रदेश के सचिव अब्दुल खालिद रशीद जी यहाँ मंच पर विराजमान
जिनका अभी काफी अच्छा उद्बोधन आप सभी को प्राप्त हुआ। हमारे ज्येष्ठ मार्गदर्शक, ज्येष्ठ नेता आदरणीय विजयराव वरपुड़कर साहब, या मंच पर उपस्थित जिनके साथ हम प्रदेश में काम कर रहे हैं, और उद्योग आघाड़ी के प्रदेश के अध्यक्ष भाई प्रमोद वाकड़कर जी, या जिनके नेतृत्व में हम परभनी शहर में भारतीय जनता पार्टी का परचम और ज्यादा ऊंचा उठाए और वो अच्छी तरह लहराए, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे हमारे भाजपा परभनी शहर महानगर अध्यक्ष राजेश भैया देशमुख जी, या मंच पर उपस्थित हमारे महामंत्री ओबीसी मोर्चा के शरद पाटिल जी, उपाध्यक्ष तथा इस मराठवाड़ा के प्रभारी प्रदीप तांदड़े जी, हमारे दूसरे उपाध्यक्ष शशिकांत वड़कुते जी, या मंच पर उपस्थित हमारी बहन जो ओबीसी मोर्चा में हमारे साथ थी पर अब भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश में सचिव है, तथा अभी इनका काफी अच्छा उद्बोधन आप सभी ने सुना, ऐसी हमारी बहन शालिनीताई बुंदे जी, या उपस्थित सीमाताई धुमाड़, रोहित जी राउत, अनंत जी बंसोड़े, भालचंद्र जी गोरे, उद्धव जी कावरे, या उपस्थित पीडी पाटिल जी, संजय शेळके जी, मोहन कुलकर्णी जी, प्रियंका ताई खड़के जी, कमलाताई अग्रवाल, नासिर खान, जावेद कुरैशी जी, अब्दुल समर जी, मंच पर उपस्थित सभी को बताया। वरपुड़कर साहब, मैं कक्षा 12वीं में पढ़ता था, 91 की बात है। उस समय चुनाव चल रहे थे। मुझे लगता कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी का देहांत भी उसी समय हुआ था। उसके बाद कुछ तो भी चुनाव हुए या उसके पहले चुनाव हुए, मुझे याद नहीं आ रहा। आलिम खान करके हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। उनकी हमारा गांव भी पुलगांव है, वहां पे भी हमारे मुस्लिम भाई बहन बड़ी तादाद में रहते हैं। तो मैं मंच पे बैठे बैठे सोच रहा था, तो मुझे उनका वो एक सेंटेंस याद आ गया। उन्होंने 1991 में कहा था कि जिस दिन हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान एक जगह आ जाएगा, उस दिन कांग्रेस का सूरज कब्रिस्तान से निकलेगा। कि कांग्रेस और उनके मित्र पक्षों को वो चालाकी कुछ सफल होते हुए एक नारा दिया, एक संकल्प किया। वो कांग्रेस के इंदिरा गांधी जैसा नारा नहीं था, गरीबी हटाओ। गरीबी तो हटी नहीं, पर कांग्रेस नेताओं की उस समय गरीबी हट गई, परंतु देश की गरीबी कुछ हटी नहीं। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। और सबका साथ सबका विकास ये नारा नहीं था, ये संकल्प था, जो हमको अभी 10 साल में पूरा होते हुए दिख रहा है। जब 2014 में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार इस देश में आई, तो 42% घरों में सिर्फ शौचालय थे, संडास की सुविधा थी। नरेंद्र भाई मोदी ने ऐसा नहीं सोचा कि मुस्लिम के घरों में नहीं है, हिंदुओं के घरों में है, हिंदुओं को दे देते, मुसलमानों को नहीं दिए तो चलेगा। उन्होंने शौचालय की स्कीम शुरू किए, जिनके घर में शौचालय नहीं है उन सबको शौचालय दिया जाए, और उनको नाम भी बड़े इज्जत से दिया गया और उसे इज्जत घर कहा गया। क्योंकि हमारी माँ बहनों की इज्जत सड़क पे हमको नहीं लानी थी। जो कांग्रेस ने 65 साल में जो कांग्रेस ने हमारी माँ बहनों की इज्जत सड़क पे लाई थी, हमने उस माँ बहनों को इज्जत शौचालय के रूप में इज्जत घर दिया। हमने सोचा नहीं जनधन खाते सभी के लिए खोलने चाहिए। मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा कि यही लोगों को, बैंक के अधिकारियों को, मैनेजर को ऐसा संदेशा या चिट्ठी नहीं लिखी कि ये समाज के 50 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते खुलवाए गए। या बहनें हमारी बैठी है, उनको पता होगा कि कोरोना काल में सबके खातों में 3 बार 500 रुपए मोदी सरकार ने जमा किए थे। हमने उज्ज्वला गैस कनेक्शन की योजनाएं शुरू की,
हमने ये नहीं सोचा कि ये दलित को देंगे, ओबीसी को देंगे, आदिवासी को देंगे, मुस्लिम को नहीं देंगे। उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना का लाभ भी आज देश की 12 करोड़ महिलाओं को मिला। मुद्रा लोन हो, स्टार्टअप हो। हमारे घर में जो हम गरीब घर से आते हैं, तो हमारे घर में कोई एक आधी बीमारी आ जाए तो हमें एक दूसरे के मुंह की तरफ देखना पड़ता था। समझो किसी को घर में हार्ट का प्रॉब्लम हो गया तो हार्ट के सादा ऑपरेशन करने के लिए 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा आता। हमने कहां से लाना 2.5 से 3 लाख? मोदी जी ने उसका विचार किया और आयुष्मान भारत योजना सरी की योजना इस देश में शुरू की और आज 50 करोड़ परिवारों को उस योजना का लाभ मिल रहा। यहाँ पे मुस्लिम भाई बहनें बहुत ज्यादा संख्या में उपस्थित है, इनको भी पता होगा कि उनका भी आयुष्मान कार्ड निकला है। मोदी जी ने ये नहीं कहा कि इनको मत दो। खालिद भाई ने बढ़िया मस्त कहा कि एक आधे गली में कोई मकान रहा तो वहां बोल दो कि भूत है, तो कोई गिराई लेने वाला नहीं जाएगा। पर आज देखो इस देश में नरेंद्र भाई मोदी ने सबका साथ सबका विश्वास ये संकल्प लेते हुए 140 करोड़ देशवासियों के खुशी की लहर है। यहाँ तक के सवर्ण समाज में भी जाओ, खुशी की लहर है, क्योंकि आर्थिक निकषों के आधार पे मोदी जी ने उनको भी 10% आरक्षण का प्रावधान किया। हमारे जो मुस्लिम भाई ओबीसी में आते हैं उनको ओबीसी का तो आरक्षण मिलेगा ही, किंतु जो ओबीसी में नहीं आते ऐसे भाई भी ईडब्ल्यूएस में आरक्षण पा सकते हैं। खालिद भाई इसकी थोड़ी जानकारी आपने समाज में देना। जो बोलते ना मुसलमानों को अलग से आरक्षण देना चाहिए, उनको इस देश के बाबा साहब ने लिखे हुए संविधान का अध्ययन शायद उन्होंने किया नहीं होगा कि धर्म के आधार पे इस देश में आरक्षण की कोई सुविधा नहीं है। इसलिए मोदी जी ने जिन लोगों को आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं कि जिनको सही में आरक्षण की जरूरत है, ऐसे लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए मोदी के प्रति मोदी जी ने नारी शक्ति में होगा, विधान परिषद में होगा एवं राज्यसभा में भी होगा। इसलिए हमारे महिला बहनों के लिए यदि सही मात्रा में कोई विचार करने वाला प्रधानमंत्री देश में के इतिहास में पहला बना होगा तो नरेंद्र भाई मोदी के रूप में बना है। मुस्लिम समाज में हमारे बहना यहाँ पे बहुत ज्यादा तादाद में उपस्थित है। आज 3 तलाक सरी का कायदा भी बना के आज समाज में समन्वय की भूमिका रहनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति सम्मान रहना चाहिए। इस तरह का विचार करके 3 तलाक का कायदा बना के आज हमारे मुस्लिम बहनों को एवं भाइयों को भी एक तरह से रियायत देने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। ये इस तरह का विषय पूरे देश में स्वाधीनता के बाद यदि पहली बार कोई नेता ने, कोई प्रधानमंत्री ने किया है तो उसका नाम केवल नरेंद्र भाई मोदी है, नरेंद्र भाई मोदी है, नरेंद्र भाई मोदी है। इसलिए आने वाले चुनाव में मैं इस मंच से सभी को आपको आह्वान करूंगा कि जो मुस्लिम भाई हमारे यहाँ बैठे हैं, बहनें बैठे हैं, आपके सबके रिश्तेदार कहीं ना कहीं ये जिले में होंगे, दूसरे जिले में होंगे, कहीं बंबई में होंगे, कहीं नागपुर में होंगे, उन सबको आपने चर्चा करते समय एक बात जरूर बताना चाहिए कि इस बार भी हमको, पिछले बार यदि नहीं दिया होगा तो इस बार हमको कोई भी हालात में मोदी जी को ही वोटिंग करना है, मोदी जी को ही हमारा मतदान करना है। ये संकल्प हमको हमारे समाज में करना होगा, क्योंकि आने वाले समय में एक बात हमको ध्यान में रखनी होगी कि इस देश का सभी स्तरों पे विकास, सभी समाज का विकास, सभी जाति और धर्म का विकास यदि करने की क्षमता और ताकत और औकात कोई पार्टी में है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी में है। इसका भी ध्यान हम सबको रखना पड़ेगा। मराठा समाज के विषय में मैं जानबूझ के वाकोडकर साहेब मी इथून बोलणार आहे की आज मराठा समाजाचं आंदोलन गेल्या 6 महिन्यापासून 8 महिन्यापासून सुरू है। इस राज्य में 8 से 9 महीने से मराठा समाज के आरक्षण के लिए आंदोलन चालू है।
और उनकी मांग थी कि हमको ओबीसी में से आरक्षण मिलना चाहिए, जबकि संवैधानिक रूप से वो कोई सही विषय नहीं था। देवेंद्र जी फडणवीस जिस समय इस राज्य के मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने मराठा समाज को स्वतंत्र रूप से आरक्षण दिया था, उसको हाई कोर्ट में भी टिकाया था, किंतु उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उस आरक्षण को टिकाया नहीं। और अपनी भूमिका के आधार पे बार बार हमारे नेता देवेंद्र जी फडणवीस कहा करते थे कि कोई भी हालत में हम मराठा समाज को आरक्षण देंगे, किंतु ओबीसी समाज का आरक्षण हम कम करेंगे नहीं। और 20 तारीख को जो विशेष अधिवेशन विधानसभा का विधान परिषद का हुआ, उसमें 10% मराठा समाज को स्वतंत्र रूप से आरक्षण देने का फैसला शिंदे फडणवीस पवार सरकार ने किया। मैं आप सबसे विनती करूंगा कि तालियां बजा के जोरदार उनका स्वागत और अभिनंदन किया जाए। ये सब होने के बावजूद मैं इस मंच से जवाबदारी से बात करता हूं कि मनोज जरांगे जी, आज आपने जो देवेंद्र जी फडणवीस के बारे में एक निचले स्तर की टिप्पणी की, इस मंच से मैं मनोज जरांगे पाटिल का यह जाहिर निषेध करता हूं और उनको बताता हूं कि अभी तक के 50 वर्षों में मराठा समाज को आरक्षण देने का सही काम और सही फैसला कोई नेता ने किया है तो उसका नाम देवेंद्र फडणवीस है, देवेंद्र फडणवीस है। और देवेंद्र फडणवीस जी ने आपको 10% आरक्षण दिया है और आपके समाज के शैक्षिक और रोजगार के दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको विकास के मुख्य प्रवाह में लाने का काम ये 10% आरक्षण करने वाला है। ये होने के बावजूद भी आपने जिस तरह से टिप्पणी आज हमारे नेता देवेंद्र जी फडणवीस पे की, आप समझ जाओ, आपका आंदोलन आप संवैधानिक रूप से करो, किंतु हमारे नेता को आप जाति के आधार पर गालियां गलौज करने की भाषा बोलोगे तो भारतीय जनता पार्टी एवं ओबीसी मोर्चा ये आने वाले समय पे सहन नहीं करेगा। ये भी चेतावनी मैं आपको देता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी ने कभी जाति धर्मों का राजकारण किया नहीं। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। ये संस्कार भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लोगों पे दिया है और वही संस्कार के आधार पे हम आने वाले समय में इस राज्य की, इस देश की विकास की नींव रखने की कोशिश कर रहे हैं और इस देश को 2047 में विकसित भारत के रूप में पूरे दुनिया में पेश करने का संकल्प माननीय मोदी जी ने किया है। इसलिए मैं अंत में आप सबसे आह्वान करूंगा कि आपका, हमका, सबका विकास यदि कोई करने की ताकत और नियत कोई रखता है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी रखते हैं। इसलिए मैं आप सबसे इस बार समर्थन मांगूंगा। आपको इस बार मेरे आवाज में आवाज मिला के एक बार ये परभनी शहर में भी अपनी आवाज गूंजनी चाहिए कि फिर एक बार जोर से फिर एक बार बोलो भारत माता की जय। आणि याचबरोबर हे बातमीपत्र संपलं। पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात। शहरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी पाहत राहा परभणी न्यूज।